नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। तो क्या रणनीति के दम पर एनडीए हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र में अपनी सत्ता बचा पाएगी या महाविकास अघाड़ी अपना सिक्का जमाएगी? महाराष्ट्र के महासमर में टक्कर कड़ी है, चुनौती बड़ी है, इसीलिए रणनीति पर जोर है, मंथन जारी है। आज करेंगे इसी पर चर्चा। जी हां, तो टक्कर कड़ी है और सबके अपने अपने जो दावे हैं वो नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र चुनाव में हर गुजरते दिन के साथ आपको एक जो कह सकते हैं पॉलिटिकल टेंशन, रसाकशी, ये सब देखने को मिलेगी। लेकिन आखिर चल क्या रहा है, क्या सरगर्मियां चल रही हैं? हमारे सहयोगी अतुल की जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल तो बच गया है। कैंडिडेट्स अपने नामांकन भरने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों बड़े जो गठबंधन हैं उनकी तरफ से सीट का फाइनल फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। महायुति में जहां अब तक 182 सीटों का ऐलान तीनों पार्टियों ने कर दिया है, उनमें से 106 सीटों पर अभी भी विवाद बना है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं, जहां पर माना जा रहा है कि आखिरी जो निर्णय है सीट शेयरिंग का वहां पर तय हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी खींचतान अभी भी बरकरार है। हालांकि तीनों पार्टियों ने मिलकर 255 सीटों को अब तक ऐलान कर दिया है, लेकिन 33 सीटों पर अभी भी विवाद बना है, जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। आदित्य ठाकरे ने मुंबई में इन सबके बीच आज अपना नामांकन वर्ली विधानसभा क्षेत्र से शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन भर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ महायुति में भी खींचतान अब सड़क पर आ गई है, क्योंकि रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई की तरफ से कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किए, क्योंकि उनकी मांग थी कि महायुति से आरपीआई को 5 सीटें दी जाएं, जिसकी सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है। यानी विधानसभा चुनाव की तारीख वोटिंग की जिस तरीके से करीब आती जा रही है, महाराष्ट्र में अभी भी महाभारत दोनों गठबंधनों में बनी हुई है। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से अभी भी जो है वो खींचतान मची हुई है। जो फाइनल तस्वीर है उसका इंतजार रहेगा, लेकिन जाहिर सी बात है इतने करीब जब चुनाव हैं, अगर हम आपको जानकारी दें तो आप देखिए कि कुल सीटें अगर महाराष्ट्र की हैं तो वो 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। वोटिंग की तारीख 20 नवंबर है और नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को आएंगे। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि दिवाली जैसे ही बीतेगी तस्वीर और ज़्यादा साफ होती जाएगी। लेकिन अभी भी जो सीटों की शेयरिंग है वो कमोबेश पार्टियों ने तय तो कर दी है, लेकिन जाहिर सी बात है जहां पर इतने सारे पावर सेंटर्स हों, ऐसे धुरंधर हों, ऐसे दिग्गज हों, ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हों, तो वहां पर जो है फाइनल कुछ भी नहीं माना जा सकता। आज इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हेमंत देसाई साहब हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। हेमंत सर, समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र की सियासत इसलिए भी अब दिलचस्प हो गई है कि आप अगर किसी राज्य की विजय को लेकर एक आत्मविश्वास भी लेकर जा रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके मन में शंका रहेगी। यहां की लड़ाई थोड़ी अलग तरह की है, धड़े हैं, पावर ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, सबके अपने अपने जो कह सकते हैं कि एक तरह से आखिरी वक्त तक दांव खेलने की तैयारी होगी। बड़े बड़े धुरंधर हैं। बताइए, ये बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है फिलहाल महाराष्ट्र का चुनाव। ये सीट शेयरिंग के फॉर्मूले, दोनों धड़े जो हैं वो तय करने की जुगत में है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो कसर है वो रही जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र में आफ्टर 2019 में, जब पूरा महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है वो पूरा पैटर्न ही बदल गया।
क्योंकि आफ्टर एनसीपी का स्प्लिट हुआ, शिवसेना का स्प्लिट हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये जो फोर्स है जो 2019 में जिन्होंने राज ठाकरे बता रहे थे उस वक्त कि हमारे मतलब पॉलिटिक्स से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बाहर निकालना है, वो एमएनएस वो आज बीजेपी के पास खड़ी है, लेकिन वो भी 225 सीट्स पे अपने उम्मीदवार खड़े रहने का उन्होंने ऐलान किया है। दूसरी साइड में ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड फ्रंट महाराष्ट्र में एक है, जो एक बच्चू कडू एक महाराष्ट्र के लीडर है विदर्भ के, उनकी प्रहार संगठन है, उनकी पार्टी, छत्रपति संभाजी राजे जो है फॉर्मर राज्यसभा के एमएलए, वो राजू शेट्टी, उन्होंने एक थर्ड फ्रंट खोला है। उसके बाद मनोज जरांगे वो अपने उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं, और वंचित बहुजन आघाड़ी जिसको VBS कहते हैं, प्रकाश अंबेडकर जी की, MIM, ये जो पार्टियां हैं जिसको बीजेपी की बी पार्टियां कहते हैं लोग, लेकिन वोट बहुत सारा स्प्लिट होगा, इसलिए हरियाणा पैटर्न महाराष्ट्र में आने की संभावना है। पहले क्या हुआ था लोकसभा के वक्त, पूरी मराठा कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़ी थी, ओबीसी बहुत सारे ओबीसी भी खड़े हुए। अभी लोकसभा के बाद ये पूरा मतलब चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द थर्ड फ्रंट, और मनोज जरांगे की जो पॉलिटिक्स है उसका मतलब उदय सामंत जो मिनिस्टर है वो बार बार उनको मिल रहे हैं, और मनोज जरांगे ने जहां जहां मतलब 36 कैंडिडेट्स तो उन्होंने मतलब वहां तो खड़े करना है उन्हें, मराठवाड़ा में और वेस्टर्न महाराष्ट्र में, तो वो भी मतलब जो वोट स्प्लिट होगा जो बीजेपी के फायदे में जाएगा शायद, और महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचेगा। उसके मतलब 1-2 महीने पहले ऐसा लोगों को लग रहा था कि बहुत सारे सर्वे आ रहे थे कि महाविकास आघाड़ी आगे है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस लाड़की बहना स्कीम वो बहुत पॉपुलर हुई है। बहुत सारे बाकी प्रोजेक्ट्स उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया है, मोर देन 5 लाख करोड़ ऑफ रुपीज, मेट्रो है, रोड्स है, ब्रिजेस है, बहुत सारे, एक पोर्ट है, हेमंत बहुत सर, सारे प्रोजेक्ट का हेमंत सर, इनॉग्रेशन हुआ। एक चीज और मैं समझना चाहता हूं, जो मैं आपकी बात से निचोड़ भी निकल पाया हूं, कि आप बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे राजनीतिक दिग्गज हैं जो कहीं ना कहीं स्प्लिट करेंगे वोट्स को, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा फर्क पैदा करेंगे। ऐसे में अगर किसी तरह के पोस्ट इलेक्शन किंग मेकर वाली भूमिका वाली स्थिति, और महाराष्ट्र ने ये देखा हुआ है, महाराष्ट्र में ये पैटर्न नया नहीं है, तो हमें बताइए कि आप किन्हें मानते हैं कि अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो वो बहुत कहीं ना कहीं ज्यादा नेगोशिएशन वाली स्थिति में होंगे? ऐसी स्थिति हो सकती है, और मनोज जरांगे के मतलब कैंडिडेट उनके ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन महाविकास आघाड़ी को शायद नुकसान वो पहुंचाएंगे, क्योंकि मराठा कम्युनिटी इज बिहाइंड महाविकास आघाड़ी, ऐसा लोकसभा में पाया गया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बीजेपी के पूरे कैंडिडेट्स मतलब डिफीट हो गए, और शिंदे का एक ही कैंडिडेट मराठवाड़े में आए। तो ये हमारा अनुभव है, रिसेंट अनुभव है, वो मतलब उससे पता चलता है कि मनोज जरांगे वो किंग मेकर नहीं होगा, लेकिन वो नुकसान तो पहुंचाएगा। लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स हैं और मतलब छोटे लीडर्स हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की मतलब वो खड़े रहेंगे, और वो शायद चुन के आएंगे, तो उनके पास ताकत होगी। 4-5-4-6 MNS के शायद आ सकते हैं कैंडिडेट्स, ऐसी स्थिति है। लेकिन क्या होगा अभी मतलब कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है। दिलचस्प है बहुत। अभी तो आखिरी वक्त तक क्या क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। सर, मैं आपके पास आऊंगा, जरा बीजेपी नेता अशोक चव्हाण को सुन लेते हैं, उन्होंने सीट शेयरिंग पर क्या कहा, जरा उस पर भी गौर करना होगा। एमबीए हमें कोई चैलेंज नहीं लगता है। महायुति ने जिस तरीके से सभी लोगों को विश्वास में लेकर फैसले किए हैं, सेटिस्फैक्शन, तीनों पार्टनर्स मिलकर बेहतरीन कामयाबी लाएंगे और मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई।
ठीक है, तो फिलहाल आश्वस्त तो हर कोई अपनी तरफ से करेगा। लेकिन हेमंत सर, ज़रा मुझे ये बताइए कि अगर हम राजनीतिक समीकरण देखें और क्षेत्रवार अगर हम देखें ख़ास तौर पे, या इन राजनीतिक दिग्गजों के कद, प्रतिष्ठा, उनके प्रभाव के आधार पर देखें, तो बताइए कि कहाँ कहाँ बीजेपी जो है वो ज़्यादा मजबूत आपको नज़र आ रही है, उसके हक में जो बातें हैं, जैसा आपने लाडली बहन योजना की बात की। इसके अलावा अगर हम दूसरे धड़े की बात करें, और ख़ासतौर पे चूंकि महाराष्ट्र में एक भावनात्मक राजनीति भी बड़ी इंपॉर्टेंट पहलू रखती है, दक्षिण भारत की तरह सेंटिमेंट भी बहुत मायने रखते हैं, ख़ासतौर पे वोटर के नज़रिए से, तो ये सारे समीकरण किस तरह से देख रहे हैं आप? एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में यह है कि महाराष्ट्र को दिल्ली डोमिनेट कर रही है। ये नैरेटिव सेट कर रही है शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी कि यहाँ मतलब अपमान हुआ है उद्धव ठाकरे को, मतलब उनको चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ना पड़ा। और ये जो गद्दारी है, जिसको कहते हैं कि खोका खोका 50 खोके एकदम ओके, ये जो घोषणा है वो बहुत पॉपुलर हुई। उसकी वजह से मतलब एकनाथ शिंदे बहुत बदनाम हुआ है। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी, बीजेपी को अगर आप देखें तो बीजेपी मतलब जितने चैलेंजेस है वो फेस करने के लिए तैयार है। बहुत काम भी किया है लोकसभा के बाद, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं जो लाई है मतलब एकनाथ शिंदे जी ने, उसके पीछे बीजेपी का ब्रेन है। बीजेपी पावरफुल कहाँ थी पहले से, विदर्भ में बहुत पावरफुल थी कई मतलब 10-20 साल से, लेकिन लोकसभा में विदर्भ में उनको झटका लगा। मराठवाड़ा में भी बीजेपी थी, लेकिन मराठवाड़ा में उद्धव बालासाहेब ठाकरे का उनकी ताकत ज्यादा थी, और वो एनसीपी की ताकत भी वहां है। जो नॉर्थ महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं हम, धुलिया येथे जलगांव, ये जो नासिक वो आता है, वहां बीजेपी की पार्टी बहुत पावरफुल थी, लेकिन वो ओनियन की वजह से, मतलब उनके प्राइसेस की वजह से वहां भी उनको झटका मिला। वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है, पुणे से लेकर कोल्हापुर तक, वहां एनसीपी पावरफुल है, थोड़ी बहुत कांग्रेस पावरफुल है, और मतलब बीजेपी इसके पहले मतलब 2019 के पहले सब जगह उनके कैंडिडेट चुन के आए थे, सबसे बड़ी पार्टी वही थी। लेकिन उसके बाद पूरा मतलब वो पैटर्न चेंज हुआ है आफ्टर ये बड़ा अहम विश्लेषण और बहुत स्पष्ट, यही इसी तरह की बड़ी स्पष्ट चर्चा हम चाह रहे थे। मैं एक आखिरी बड़े शार्प सवाल के साथ आपके पास आऊंगा, लेकिन हमने चूंकि बीजेपी का पक्ष सुनवाया तो जरा शिवसेना का भी पक्ष सुन लेते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के अहम नेता आदित्य ठाकरे ने अपनी जीत का दावा किया है। आदित्य ठाकरे ने आज नामांकन भी दाखिल किया, जरा उनको भी सुन लेते हैं। आदित्य ठाकरे अपना नामांकन भरने के लिए निकल चुके हैं। वर्ली विधानसभा से वो दूसरी बार खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, जन सैलाब दिखाई दे रहा है, नॉमिनेशन दूसरी बार आप फाइल करने जा रहे हैं। इस बार का चुनाव कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? मुझे तो महाराष्ट्र के लिए जो चैलेंज है वो है लुटेरू सरकार को भगाना है, भ्रष्ट सरकार को भगाना है, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है, जो महायुति है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है मुकाबला आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। ये तो लोकशाही है, लड़ना तो जरूरी है, पर कितना प्यार आप देख रहे हो, तो यही हमारी ताकत है, यही तन मन धन है। अमित ठाकरे भी पहली बार चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, मैदान में उतरे हुए, माहिम से क्या कहेंगे? सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, हर एक उम्मीदवार को शुभकामनाएं देता हूँ। ये चुनाव है, चुनाव जैसे लड़ना चाहिए। तेजस, आपके छोटे भाई आपके साथ दिखाई दे रहे हैं रथ पर, क्या आपकी माता जी और आपके भाई भी चुनाव प्रचार करने के लिए आपके क्षेत्र में आए, या मान सकते हैं? नहीं, मैंने उनसे कहा है कि प्रचार तो मेरा जो सब साथीदार है वो कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में प्रचार करना है। मेरे भाई हो, मेरे माता हो, पिता भी आ रहे हैं, वो नामांकन फॉर्म के लिए आ रहे हैं। देखिए, अगर वर्ली में तो जो काम हुआ है वही प्रचार है। तो आदित्य ठाकरे लगातार अपनी जीत का दावा करते हुए और उन्होंने लोगों को अपनी ताकत बताया। मैं देसाई सर आपके पास आना चाहूँगा, अगर एक आंसर देना हो आपको, सिर्फ अभी की जो समीकरण आपको दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है, या जो टक्कर है ये किस तरह की है? नहीं, पहले मतलब 3-4 हफ्ते पहले महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी था,
लेकिन अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि महाविकास आघाड़ी मतलब उनके नेगोशिएशंस इतने दिन हो रहे हैं और सीटें मतलब सीट का फॉर्मूला भी अनाउंस नहीं कर रहे वो, और बहुत लेट हुआ है। और प्रचार में बीजेपी ने बहुत मतलब उनका प्रचार पहले से स्टार्ट हुआ है और इनको बहुत मतलब ये लेट कमर है प्रचार में, प्रोपेगेंडा में पीछे रह गए। अभी देखना पड़ेगा, लेकिन अभी मतलब अभी तो लगता है कि महायुति थोड़ा स्लाइटली आगे है ऐसा लगता है, लेकिन अभी 3 हफ्ते है। मोदी जी का मतलब मोदी जी आएंगे, उसके बाद राहुल गांधी आएंगे, शायद प्रियंका गांधी आएगी, शायद सब बदल जाएगा। उसके बाद क्या एटमॉस्फेयर है। महाराष्ट्र की राजनीति अभी थोड़ी इमोशनल भी हो गई है। सिंपैथी वेव किसके पीछे है, सिंपैथी वेव ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हफ्ते में समीकरण ऐसा बदल रहे हुआ हैं है। तो आप समझ सकते हैं कितना दिलचस्प है ये। मेरे पास समय कम है, लेकिन बड़ी अच्छी चर्चा रही देसाई सर। आपने समय दिया और आपके अनुभव के आधार पे हम समझ पाए कि आखिर कहाँ कौन मजबूत है, कहाँ कौन कमज़ोर है, पूरे समीकरण किस तरह से हैं और कैसे ये पल पल बदल रहे हैं। शुक्रिया सर इस अच्छे विश्लेषण के लिए। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। तो चलिए, बड़ा दिलचस्प है महाराष्ट्र का रण। अब देखना होगा आने वाले वक्त में कौन से रंग देखने को मिलते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं आगे और खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ चलते हैं। मेरे सहयोगी जिने से जानते हैं कि आखिर किन शेयरों ने और सेक्टर्स ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी, तो बात करते हैं आज के 5 के पंच की। शुरुआत करते हैं सीएसबी बैंक के रिजल्ट से। काफ़ी अच्छे नतीजे में देखने मिले। अगर हम एनआईआई की बात करें तो 7% का ग्रोथ नज़र आया है। वही नेट प्रॉफिट में हमें 4% का ग्रोथ नज़र आया है। 138 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये क्वार्टर देखने मिला है, वर्सेस 130 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो जीएनपी और एनएनपी में दोनों में फ्लैट ही नज़र आए हैं, बस हल्की सी एक नेगेटिव साइड पे दबाव देखने मिला है। दूसरी स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे तो वो है कोलगेट। कंपनी ने अपने नंबर्स पेश किए थे, थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने मिले। अगर हम आय की बात करें तो 10% की ग्रोथ नज़र आ रही है। वहीं नेट प्रॉफिट में भी हमें 16% की ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन मार्जिन्स पर हमें जो है प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे हमें दबाव देखने मिला है क्योंकि मार्जिन्स 30% के देखने मिले, 33% के पहले थे, तो वहाँ पे एक दबाव नज़र आया है। तीसरी स्टॉक की बात करेंगे वो है सोना BLW। कंपनी ने जो एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा है, उनका जो रेलवे इक्विपमेंट डिवीज़न है उसको कंपनी ने एक्वायर किया है और ये जो डील हुई है वो है 1600 करोड़ रुपए के लिए कंपनी एक्वायर करेगी एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा के रेलवे डिवीज़न सिस्टम को। चौथे स्टॉक की बात करेंगे तो पिरामल फार्मा, ये भी कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए थे। रिजल्ट्स देखेंगे तो इसके बाद हमें काफ़ी अच्छा रफ्तार देखने मिला है स्टॉक में। आय की बात करेंगे तो 17% की बढ़ोतरी देखने मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही मुनाफे में बात करें तो एक बड़ा जंप 4 टाइम से ज़्यादा का जंप देखने मिला। जो 5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश किया था लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर, उससे हमें बढ़कर 23 करोड़ का मुनाफा ये क्वार्टर नज़र आया है। बात करेंगे पाँचवें स्टॉक की तो वो है HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर। पहला तो कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए, बट जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो आया है 3% पे और जो एस्टिमेशन था वो मार्केट का था 5%। तो एक बिलो एक्सपेक्टेशन का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया। उसके साथ जो आगे चल की कमेंट्री है वो भी थोड़ी वीक नज़र आई है हिंदुस्तान यूनिलीवर से। और इसी के साथ कंपनी के बोर्ड ने एक और डिसीजन लिया कि उनका जो आइसक्रीम बिजनेस है वो सेपरेट करने जा रही है कंपनी। शुक्रिया करेंगे जिन्हें। बढ़ते हैं आगे। पिकल बॉल बड़ी तेजी के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट बन गया है। अब भारत तैयार है दुनिया के पहले ग्लोबल पिकल बॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए, जिसकी शुरुआत हो रही है मशहूर RK खन्ना स्टेडियम में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे।
राजधानी दिल्ली में आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आर.के. खन्ना टेनिस स्टेडियम में PWR DUPR इंडिया मास्टर्स की बड़े उत्साह के साथ शुरुआत हो गई है। 4 दिन का ये टूर्नामेंट 27 अक्टूबर को समाप्त होगा, जो भारत में पिकल बॉल खेल के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। पिकल बॉल की धुआंधार शुरुआत भारत में हो चुकी है। हम इस वक्त हैं आर.के. खन्ना टेनिस स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है, जहां पर पिकल बॉल वर्ल्ड रैंकिंग डूपर इंडिया मास्टर्स की शुरुआत हो चुकी है। 24 अक्टूबर पहला दिन। हम आपको इस टूर्नामेंट के बारे में बता दें, 750 प्लेयर विश्व भर से इस प्रतियोगिता में पार्ट लेने के लिए आए हैं। टॉप के जो खिलाड़ी हैं, टॉप के जो देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ताइवान हो, इंडिया हो, सारे प्लेयर्स आपको इस टूर्नामेंट में मिलेंगे और खेलते हुए दिखेंगे। यही इस टूर्नामेंट की क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में आपको देखने को मिलेंगे। और टाइम्स ग्रुप की जो ये शुरुआत है पिकल बॉल को लेकर, वो पिकल बॉल को काफ़ी आगे लेके जाएगा और यही उम्मीद है कि जो पॉपुलैरिटी पिकल बॉल की इस वक्त है उसको और बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो इसको और खेलने के लिए तैयार रहें। पिकल बॉल दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता रैकेट स्पोर्ट है और PWR DUPR इंडिया मास्टर्स जो प्रा वर्ल्ड टूर पर एक PWR 700 इवेंट है, जो ऐसा रोमांच लेकर आ रहा है कि वो भारत के स्पोर्ट सीन को बदल के रख देगा। Tournament like this, PWR Duper in Delhi, gets so many people together, not just in India but globally as well. So I think it's probably like a celebration of it. I know India doesn't have a lot of viewership yet with pickleball, but if you come and play on court, which I think you should, try it out. It's even recreational. You'll love it. लगभग 750 एथलीट मुकाबला कर रहे हैं $50,000 की इनामी रकम के लिए, यानी इंडिया मास्टर्स में बहुत कुछ दांव पर है। अगर आप अभी तक पिकल बॉल के फैन नहीं बने हैं तो अब बिल्कुल सही समय है। अगले 4 दिनों में टूर्नामेंट को फॉलो करें और बढ़ती हुई पिकल बॉल कम्युनिटी में शामिल हो जाएं। देखते रहिएगा